कल्पना कीजिए एक ऐसे मंजर की। साल 1947, 35 करोड़ से ज्यादा लोग जो दर्जनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हाँ, और संस्कृतियां भी एकदम अलग अलग। बिल्कुल। देश का नक्शा 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ है। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि सीमाओं पर बंटवारे की आग लगी हुई थी। लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए थे। सही कहा। इस अभूतपूर्व अफरा तफरी और खून खराबे के बीच कुछ लोगों के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो नामुमकिन सी लगती है। इस बिखरे हुए और जलते हुए समाज को एक राष्ट्र में पिरोने के लिए नियम तय करना। जो कि कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं था। आसान कहानी के रूप में समझें। और ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस विषय को समझाता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये शुरुआती 51 अनुच्छेद सिर्फ वकीलों की बहस के लिए लिखे गए सूखे नियम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे घर को बनाने का ब्लूप्रिंट है जिसकी नींव एक ज्वालामुखी के मुहाने पर रखी जा रही थी। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये घर वाली जो एनालॉजी है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई। है ना? अगर हम इन कानूनी अनुच्छेदों को एक घर बनाने की कहानी के नजरिए से देखें, तो वो जो जटिल कानूनी भाषा है, वो अचानक से एक सस्पेंस थ्रिलर जैसी लगने लगती है। मैं जब ये वीडियो देख रही थी तो मुझे यही लगा। देखिए, उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां ही इस पूरे ब्लूप्रिंट को इतना असाधारण बनाती हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि इन 51 अनुच्छेदों को बस परीक्षा पास करने के लिए रट लेते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन असल में ये एक राष्ट्र के अस्तित्व में आने की लाइव डॉक्यूमेंट्री है। मतलब जब हम इस फाउंडेशन को समझते हैं, तब जाके हमें समझ आता है कि देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो कैसे तय हुई और एक नागरिक होने का असल मतलब क्या है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात कि सत्ता की जो असीमित ताकत होती है, उस पर लगाम कैसे लगाई गई। इन अनुच्छेदों के बिना वो ढांचा ही वजूद में नहीं आ सकता था जिसे आज हम एक आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए फिर इस राष्ट्र रूपी घर के निर्माण की पहली ईंट रखते हैं। जब भी कोई नया घर बनता है तो सबसे बुनियादी काम क्या होता है? उसकी बाउंड्री तय करना। जी, नक्शा बनाना। हाँ, नक्शा बनाना। संविधान का भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है, वो ठीक यही करता है। स्रोत में इसे हमारे देश का फिजिकल ब्लूप्रिंट कहा गया है, जो कि बहुत सटीक शब्द है। अनुच्छेद 1 की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली घोषणा से होती है। इंडिया, दैट इज भारत, जो राज्यों का एक संघ होगा। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नामकरण नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे राजनीतिक विचार की तरफ इशारा है। सही पकड़ा आपने। इस एक पंक्ति में पूरे राष्ट्र का नेचर छिपा हुआ है। राज्यों का संघ, या जिसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये कहने का मतलब ये था कि ये घर अलग अलग राज्यों के बीच हुए किसी सौदे या समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा, जैसे अमेरिका में हुआ था? बिल्कुल। अमेरिका जैसे देशों में क्या हुआ कि राज्य पहले आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया। लेकिन यहाँ पूरा देश पहले अस्तित्व में आया और फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे अलग अलग कमरों में यानी राज्यों में बांटा गया। समझ गई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि घर के किसी भी कमरे को यह अधिकार नहीं है कि वो मुख्य घर से अलग हो जाए। मतलब ये एक अटूट संघ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। लेकिन इसके बाद जब हम अनुच्छेद 2 और 3 पर आते हैं तो मैं थोड़ी हैरान रह गई थी। ऐसा क्यों? अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को शामिल करने की ताकत देता है और अनुच्छेद 3 कहता है कि घर के अंदर का नक्शा कभी भी बदला जा सकता है। हाँ, संसद ऐसा कर सकती है। मतलब किसी राज्य की सीमा बदलनी हो या 2 राज्यों को मिलाना हो या उनका नाम बदलना हो, जी, संसद ये सब कर सकती है। और फिर अनुच्छेद 4 ये साफ कर देता है कि इसके लिए किसी बहुत भारी भरकम संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण कानून से काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक साधारण बहुमत से। पर यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। मतलब राज्य किसी भी देश की बहुत बड़ी राजनीतिक इकाइयां होते हैं। जी। उनकी सीमाओं को या उनके वजूद को महज एक साधारण कानून से बदल देना क्या बहुत ज्यादा आसान नहीं बना दिया गया? क्या इससे राज्यों के अंदर एक असुरक्षा या अस्थिरता नहीं आती? देखिए, ऊपरी तौर पर देखने में ये लचीलापन अस्थिरता का कारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो ऐतिहासिक विडंबना है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। जब संविधान लिखा जा रहा था तब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था।
अंग्रेजों ने जो प्रांत बनाए थे या जो सैकड़ों रियासतें थीं, उनकी सीमाएं किसी तर्क या भाषा के आधार पर नहीं खींची गई थी। हाँ, वो तो बस उनकी अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए थी। बिल्कुल, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक सुविधा। संविधान निर्माताओं को ये बहुत अच्छी तरह पता था कि आने वाले दशकों में देश के अंदर भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की भारी मांग उठने वाली है। तो उन्होंने जानबूझकर ऐसे आसान रखा। हाँ, क्योंकि अगर वे किसी राज्य की सीमा बदलने की प्रक्रिया को बहुत जटिल बना देते या राज्यों को वीटो पावर दे देते, तो भारत का बाल्कनाइजेशन हो सकता था। बाल्कनाइजेशन मतलब देश कई टुकड़ों में टूट सकता था। एकदम सही। इसलिए केंद्र सरकार के पास एक साधारण कानून से सीमा बदलने की ताकत रखना कोई खामी नहीं थी, बल्कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसी लचीलेपन की वजह से जब भी देश के अंदर भाषाई तनाव बढ़ा, तो बिना किसी गृह युद्ध के नए राज्य बनाकर उस दबाव को कम किया जा सका। अरे वाह, ये तो मतलब प्रेशर कुकर में लगे उस सेफ्टी वॉल्व की तरह है जो फटने से पहले ही भाप को बाहर निकाल देता है। बहुत सही एनालॉजी है ये। मतलब घर की बाहरी दीवारें अभेद्य हैं, लेकिन अंदर की दीवारें हम वक्त और जरूरत के हिसाब से बिना हथौड़ा चलाए आसानी से खिसका सकते हैं। बिल्कुल, यही मकसद था। तो चलिए, अब जब घर की बाउंड्री तय हो गई और नक्शा बन गया, तो एक बड़ा स्वाभाविक और बेहद जटिल सवाल सामने आता है। इस घर में रहेगा कौन? क्योंकि घर तो अभी खाली है। हाँ, और यहीं से नागरिकता का सवाल उठता है। जी, यहीं से हम संविधान के भाग 2 में प्रवेश करते हैं, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। देखिए, नागरिकता तय करना उस दौर का सबसे बड़ा प्रशासनिक और मानवीय दुस्वप्न था। हमें 1947 के उस खौफनाक मंजर को याद करना होगा। हाँ, जब बॉर्डर के दोनों तरफ से ट्रेनें भर भर कर आ और जा रही थीं। बिल्कुल, लाखों लोग अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर एक नई खींची गई लकीर को पार कर रहे थे। ऐसे माहौल में यह तय करना कि भारतीय कौन है, किसी आम शांतिपूर्ण देश में नागरिकता तय करने जैसा तो बिल्कुल नहीं था। एकदम सही। जो अनुच्छेद 5 से 11 हैं, वो कोई हमेशा के लिए बनाए गए पक्के नियम नहीं थे, बल्कि वे उस तात्कालिक संकट को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। हाँ, स्रोत में भी इस बात को बहुत बारीकी से उभारा गया है। मैंने देखा कि उन अनुच्छेदों में हर स्थिति को कवर करने की कोशिश की गई थी। जो लोग हमेशा से यहीं रह रहे थे, उनके लिए नियम। जो लोग बंटवारे के बाद उस इलाके से आए, जो पाकिस्तान बन गया था, उनके लिए अलग नियम। और एक श्रेणी उन लोगों की भी थी जो पहले डर के मारे पाकिस्तान चले गए थे। हाँ, और फिर वहां का माहौल देखकर वापस लौट आए। उनके लिए भी वापसी का एक कानूनी रास्ता खोला गया था। यहां तक कि उन लोगों को भी नहीं बुलाया गया जो पीढ़ियों पहले भारत छोड़कर विदेशों में बस गए थे। बिल्कुल, सबको ध्यान में रखा गया। लेकिन इन सब के बीच एक नियम ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। भारत में कोई दोहरी नागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी। मैं इसे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप की तरह देखती हूँ। मतलब अगर आप इस घर के पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो आपकी वफादारी 100% इसी घर के प्रति होनी चाहिए। इसे देखने का एक और महत्वपूर्ण नजरिया ये है कि उस समय क्षेत्रीयतावाद का खतरा बहुत बड़ा था। निर्माताओं ने जानबूझकर एकल नागरिकता का प्रावधान रखा। मतलब जैसे अमेरिका में होता है, वैसा नहीं। हाँ, अमेरिका में एक व्यक्ति देश का भी नागरिक होता है और अपने राज्य का भी। जैसे कोई कैलिफोर्निया का भी नागरिक है और अमेरिका का भी। लेकिन भारत में चाहे कोई कश्मीर में पैदा हुआ हो या केरल में, उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ भारतीय के रूप में तय की गई। इसका मकसद लोगों के दिमाग से प्रांतवाद के जहर को खत्म करना था। ये तो बहुत जरूरी भी था उस समय। और इसके अलावा अनुच्छेद 11 ने नागरिकता से जुड़े भविष्य के सारे फैसले लेने का अनन्य अधिकार सिर्फ संसद को सौंप दिया। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा ये तय नहीं कर सकती कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। ठीक इसी वजह से ये इतना अहम है। सोचिए, अगर राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाता तो क्या होता? शायद हर राज्य अपने फायदे के लिए काम करता। बिल्कुल, शायद हर राज्य अपने संकीर्ण राजनीतिक फायदों के लिए बाहरी लोगों को नागरिकता देने से मना कर देता। संसद को यह सर्वोच्च अधिकार सौंपकर एक ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई जिसने ये सुनिश्चित किया कि नागरिकता के नियम पूरे देश में एक समान रहें और देश की एकता पर कोई आंच ना आए। जी। तो अब हमारे पास एक विशाल घर है जिसका नक्शा तय हो चुका है और उस घर में रहने वाले नागरिकों की पहचान भी पुख्ता हो चुकी है। अब जब करोड़ों लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे तो उनके बीच टकराव होना तो तय है, लाजमी है। और उससे भी बड़ा खतरा ये है कि इस घर को चलाने वाला जो मुखिया है, यानी जो सरकार है, वो कहीं अपनी ताकत के नशे में चूर होकर घर के सदस्यों को ही ना दबाने लगे। ये डर हमेशा रहता है।
तो सदस्यों को ये कैसे महसूस कराया जाए कि ये घर उनका भी है और वे यहाँ सुरक्षित हैं? यहीं से हमारी इस चर्चा का सबसे दिलचस्प और क्रिटिकल हिस्सा शुरू होता है, संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। देखिए, मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिए गए कुछ विशेषाधिकार नहीं है। अगर हम कानूनी भाषा में समझें तो ये राज्य की शक्ति पर लगाए गए नकारात्मक प्रतिबंध हैं। नकारात्मक प्रतिबंध मतलब नेगेटिव इंजंक्शंस। हाँ, ये अधिकार सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। जब कोई भी सरकार बनती है तो उसके पास पुलिस होती है, सेना, खजाना और कानून बनाने की असीमित ताकत होती है। एक आम नागरिक तो उस विशाल तंत्र के सामने चींटी के समान है। बिल्कुल। मौलिक अधिकार उस चींटी को एक ऐसा सुरक्षा कवच पहनाते हैं जिसे स्टेट की पूरी मशीनरी मिलकर भी आसानी से नहीं तोड़ सकती। स्रोत ने 6 मुख्य गारंटियों का जिक्र किया है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति को बचाने का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, ये 6 स्तंभ हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक लिस्ट नहीं पढ़ना चाहती। अगर हम इसके थोड़ा भीतर जाएं तो समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, वो सुनने में बड़ा साधारण लगता है। आज के समय में सब बराबर है कहना एक आम बात है। आज आम बात है, लेकिन 1947 में नहीं थी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि उस समाज की कल्पना करें तो ये कोई साधारण बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। 1947 के उस समाज में जहां सदियों से एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था हावी थी, जहां छुआछूत जैसी प्रथाएं समाज की जड़ों में बैठी थीं, वहां अचानक से ये लिख देना कि कानून के सामने सब समान हैं और किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक सामाजिक भूकंप था। ये उन लाखों लोगों को पहली बार इंसान होने का दर्जा दे रहा था जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया था। वाकई ये बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह अनुच्छेद 19 और 21 जो बोलने की आज़ादी और जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हैं, वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से किसी नागरिक की आवाज़ को दबा नहीं सकती। पर यहाँ मुझे थोड़ी निराशा भी होती है और मैं इस पूरे ढांचे पर थोड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, बताइए, क्या सवाल है? हमने दुनिया भर के इतिहास में देखा है कि शानदार से शानदार संविधान वाले देशों में भी सरकारें रातों रात तानाशाह बन जाती हैं। जब सत्ता के पास पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, तो कागज पर लिखे ये मौलिक अधिकार एक आम नागरिक को कैसे बचाएंगे? ये डर बहुत जायज है। मतलब अगर घर का मुखिया ही सारे नियम तोड़ने पर उतारू हो जाए और कहे कि मैं इन अधिकारों को नहीं मानता, तो एक आम इंसान क्या करेगा? क्या सिर्फ किताब में कुछ अच्छे सिद्धांत लिख देने भर से कोई सुरक्षित हो जाता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और तीखा सवाल है, और आपको बता दूं कि बिना किसी ठोस एनफोर्समेंट मैकेनिज्म के दुनिया का कोई भी अधिकार सिर्फ एक खोखला वादा है। वही तो। और इस बात को हमारे संविधान निर्माता शायद हमसे और आपसे ज्यादा गहराई से समझते थे। उन्हें पता था कि अगर इन अधिकारों को लागू करवाने का कोई मजबूत रास्ता नहीं बनाया गया तो सरकारें इन्हें आसानी से कुचल देंगी। तो उन्होंने क्या किया? इसी दुविधा का समाधान है अनुच्छेद 32, जिसे स्रोत ने एक मास्टर चाबी का नाम दिया है। ओ हाँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो इसे यहाँ तक कह दिया था कि ये पूरे संविधान का हृदय और आत्मा है। बिल्कुल, और उनके इस बयान के पीछे एक बहुत ठोस कानूनी तर्क है। मान लीजिए आपका कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है। सामान्य कानूनी प्रक्रिया में आपको क्या करना होगा? पहले जिला अदालत जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट। हाँ, और शायद दशकों बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एक आम नागरिक के पास इतना पैसा और समय कहाँ होता है कि वो सरकार की विशाल मशीनरी से सालों तक लड़ सके? हाँ, ये तो है। अनुच्छेद 32 इस पूरी लंबी सीढ़ी को ही हटा देता है। ये नागरिकों को एक डायरेक्ट हॉटलाइन देता है। डायरेक्ट हॉटलाइन? जी। अगर आपका मौलिक अधिकार खतरे में है तो आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो सरकार या किसी भी अधिकारी को सीधे आदेश जारी करे कि वो उस अधिकार को तुरंत बहाल करे। मतलब ये एक ऐसा अलार्म सिस्टम है जिसका बटन दबाते ही सीधा सबसे बड़े कमांडर के पास घंटी बजती है। बिल्कुल सही। अगर ये अनुच्छेद 32 वाली मास्टर चाबी न हो तो वे बाकी के सभी अधिकार एक ऐसे खूबसूरत बक्से की तरह हो जाएंगे जिसके अंदर खजाना तो है, लेकिन ताला खोलने की चाबी ही किसी के पास नहीं है। बहुत खूब कहा आपने।
ये सच में इस पूरे ढांचे को एक हकीकत बनाता है। चलिए अब इस सफर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। घर बन गया, सदस्य तय हो गए और सदस्यों को मुखिया की ज्यादतियों से बचाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच भी मिल गया। जी, लेकिन देखिए, कोई भी परिवार सिर्फ डर, सुरक्षा गार्डों और कड़े नियमों के सहारे तो अपना जीवन नहीं बिताता ना। बिल्कुल नहीं। एक घर की कोई महत्वाकांक्षा भी तो होती है। कुछ सपने होते हैं कि हम आने वाले 10 या 20 सालों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कहां पहुंचना चाहते हैं। हमारा स्रोत बताता है कि संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 26 से 51 तक हैं, इन्हीं बड़े सपनों को पिरोया गया है, जिन्हें हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी कहते हैं। हाँ, तो ये डीपीएसपी क्या है? इन नीति निर्देशक तत्वों को समझने के लिए हमें फिर से उसी दौर में वापस जाना होगा जब 1947 में भारत आजाद हुआ। तब देश का खजाना पूरी तरह खाली था, गरीबी चरम पर थी, हालात बहुत खराब थे। संविधान निर्माता चाहते थे कि देश के हर नागरिक को रोजगार मिले, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, बुढ़ापे में सबको पेंशन मिले और सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। बिल्कुल। लेकिन अगर वे इन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों की सूची में डाल देते तो सोचिए क्या होता। क्या होता? अगले ही दिन करोड़ों लोग रोजगार और शिक्षा मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते और सरकार के पास उन्हें देने के लिए न तो पैसे थे और न ही संसाधन। पूरा सिस्टम उसी दिन क्रैश हो जाता। ओह, तो इसी वजह से इन बड़े लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों से अलग करके भाग 4 में रखा गया है। जी हाँ। स्रोत में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मौलिक अधिकार तो कोर्ट में लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन इन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। बिल्कुल, इन्हें लागू करवाना सरकार की मर्जी पर निर्भर था। तो यहाँ एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर कल को सरकार महिलाओं को समान वेतन नहीं देती है या मजदूरों को जीने लायक मजदूरी नहीं देती है और कोई नागरिक इसे लेकर कोर्ट भी नहीं जा सकता, तो फिर इन अनुच्छेदों का फायदा ही क्या है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब क्या ये सिर्फ राजनेताओं के भाषणों में इस्तेमाल होने वाले हवाई वादे नहीं बन गए? जब कोई कानूनी बाध्यता ही नहीं है तो सरकार इन पर ध्यान ही क्यों देगी? ये एक ऐसी उलझन है जो अक्सर लोगों को लगती है कि अगर कोर्ट इन्हें लागू नहीं करवा सकता तो ये बेकार हैं। जी। लेकिन असल में संविधान निर्माताओं ने यहाँ अदालत की जगह एक बहुत ही बड़े और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया। और वो हथियार क्या था? वो हथियार था जनता का वोट। अच्छा। भले ही ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो, लेकिन ये किसी भी सरकार के लिए एक नैतिक कंपास का काम करते हैं। उन्होंने देश की जनता को एक तरह से एक स्कोर कार्ड थमा दिया। स्कोर कार्ड मतलब चुनाव के समय जनता सरकार का रिपोर्ट कार्ड चेक कर सके। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि चुनाव होते हैं। हाँ। जब कोई भी सरकार 5 साल बाद जनता के पास वोट मांगने जाती है तो उसे ये बताना पड़ता है कि उसने इन नीति निर्देशक तत्वों को हासिल करने के लिए क्या किया। अब समझ में आ रहा है। क्या उसने मनरेगा जैसी योजनाएं लाकर रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाया? क्या उसने शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर बच्चों को स्कूल भेजा? क्या पर्यावरण की रक्षा के लिए नीतियां बनाई? इन नीति निर्देशक तत्वों ने ही बाद में चलकर जमीनी कानूनों का रूप लिया है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये खोखले वादे हैं। ये वो विजन बोर्ड हैं जो सरकार को ये भूलने नहीं देते कि अंततः उसे कल्याणकारी राज्य बनना है, ना कि सिर्फ एक पुलिस स्टेट। ये वाकई बहुत ही गहरा और शानदार नजरिया है। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 1 से 4 ने एक बिखरी हुई जमीन को एक मजबूत भौगोलिक ढांचे में बदल दिया। जी। कैसे अनुच्छेद 5 से 11 ने लाखों शरणार्थियों की भीड़ में से नागरिकों की पहचान तय की। कैसे अनुच्छेद 12 से 35 ने उन नागरिकों को राज्य की असीमित शक्तियों के खिलाफ एक अभेद ढाल दी और भाग 4 ने दिशा दी। हाँ, कैसे अनुच्छेद 26 से 51 ने एक अत्यंत गरीब देश को एक ऐसा सपना और लक्ष्य दिया जिसकी ओर उसे निरंतर बढ़ते रहना है। ये वाकई में एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 7 दशकों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये ब्लूप्रिंट सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं बनाए, ये एक जीवित दस्तावेज है। मतलब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज आप सड़क पर खड़े होकर सरकार की आलोचना कर पाते हैं, आप अपनी पसंद का पेशा चुन पाते हैं, या आपके राज्य की सीमाएं आज जो भी हैं, ये सब उसी ब्लूप्रिंट का सीधा परिणाम है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आज भी दिशा दे रहा है। ये पूरी चर्चा वाकई में बहुत सारे भ्रम तोड़ने वाली रही। अक्सर हम संविधान को
बस वकीलों का दस्तावेज मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये तो हमारी अपनी कहानी है। बिल्कुल, हमारी अपनी कहानी। तो इस डिकोडिंग सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने देखा कि 1947 के निर्माताओं ने कितनी दूरदर्शिता के साथ उस समय की चुनौतियों को भांप लिया था। जी। लेकिन अगर यही ब्लूप्रिंट आज के इस आधुनिक हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में बन रहा होता, तो भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल होता? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या उसमें इंटरनेट तक पहुंच को एक बुनियादी लक्ष्य माना जाता? क्या हमारे डिजिटल डेटा और प्राइवेसी को बचाने के लिए स्पष्ट निर्देश होते? या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा होने वाले खतरों और उससे इंसानी अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई नया विजन बोर्ड तैयार किया जाता? हम सोच सकते हैं कि एक जीवित संविधान को समय की तेज रफ्तार और तकनीकी क्रांति के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए